मोर पत्नी। काव्या, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे रंगीन कपड़े और सफेद कपड़ों को अलग अलग धोना। देखो, मेरी व्हाइट शर्ट को तुमने नीला बना दिया है। तभी काव्या वहाँ आती है और देखती है कि मनोज अपनी शर्ट हाथ में लेकर चिल्ला रहा है। काव्या उससे माफी मांगते हुए कहती है, माफ कर दीजिए मनोज जी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आपने मुझसे क्या कहा था। ये तो बेसिक नॉलेज होती है काव्या। हर किसी को पता होता है कि रंगीन कपड़े अलग धोए जाते हैं और सफेद कपड़े अलग। इसमें तुम्हें क्या ध्यान रहा? सच में कोई भी इंसान इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता है? मनोज ये बोलकर गुस्से में बिना लंच लिए अपने ऑफिस चला जाता है। तभी काव्या की देवरानी काजल जानबूझकर काव्या की हालत का मजाक उड़ाने के लिए उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे जेठानी जी, जेठ जी तो बेकार में गुस्सा होकर चले गए। कोई बात नहीं, जब वो शाम को आएंगे तब आप उन्हें मनाने का कोई और तरीका ढूंढ लेना। काव्या कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। तभी काजल अपने मन में कहती है, मेरी भोली भाली जेठानी को तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने कपड़े अलग अलग ही धोए थे। मैंने ही इस घर में थोड़ा माहौल बनाने के लिए जेठ जी की व्हाइट शर्ट को रंगीन कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिया। मजा आ गया। काजल ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय जब काव्या अपने पति को मनाने के लिए उसकी पसंद का खाना बना रही होती है, तभी वहाँ काजल आ जाती है और कहती है, अरे जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? तभी तो जेठ जी आपको मूर्ख पत्नी बोलते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस तरह तो जेठ जी आपके सर पर चढ़ जाएंगे। आप एक काम करो, वो खाना बनाओ जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर काजल, अगर मैंने ऐसा किया तो वो गुस्सा हो जाएंगी। यही तो बात है, जेठ जी को पहले से पता है कि आप उन्हें मनाने के लिए क्या करेंगी। जब आप कुछ अलग करेंगी तभी उन्हें लगेगा कि वो अभी आपको पूरी तरह से जानते नहीं है, वरना तो वो हर बात पर आपको मूर्ख बोलते हैं और आपको पागल की तरह उन्हें मनाने के लिए जाना पड़ता है। इस बार उन्हें मनाना छोड़कर कुछ अलग करो। काजल की बात काव्या को सही लगती है और वो आलू बैंगन की सब्जी बना देती है, जो मनोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मनोज जब शाम को घर आता है और खाना खाने बैठता है तो सब्जी देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। ये सब क्या है काव्या? तुम्हें पता है कि मैं आलू बैगन नहीं खाता, फिर भी तुमने यही बनाया। तुम चाहती नहीं कि मैं खाना खाऊं। सुबह भी मैं बिना कुछ खाए गया था और अब फिर वही। ना जाने मम्मी पापा खुद तो तीर्थ पर चले गए और मेरी शादी तुम जैसी मूर्ख लड़की से करवा गए हैं। मनोज ये बोलकर बिना खाना खाए कमरे में चला जाता है। तभी काजल आराम से आलू बैंगन खाती है क्योंकि उसे वो सब्जी पसंद थी। काव्या रसोई में जाकर खूब रोती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो सीधी सादी थी, इसलिए अपनी देवरानी की चाल को समझ नहीं पाई। वो फिर से मुझसे नाराज हो गए। मैं जितना भी रिश्ते को संभालने की कोशिश करती हूँ, ये और खराब हो जाता है। मैं आखिर क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं सच में एक मूर्ख पत्नी हूँ? रसोई के कोने में बैठी काव्या की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसे अपनी ममता और मेहनत का अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी घर का दरवाजा खुला और काव्या के देवर अजय ऑफिस से वापस आए। अजय स्वभाव से शांत था। काजल ने मुस्कुराते हुए अजय के लिए थाली लगाई। आइए देवर जी, आपकी मनपसंद आलू की सब्जी बनी है। अजय ने निवाला तोड़ते हुए पूछा। अरे वाह, लेकिन भाई साहब नहीं दिख रहे। और काव्या भाभी कहाँ है? जेठ जी तो फिर से जेठानी की मूर्खता पर गुस्सा होकर कमरे में चले गए। पता नहीं जेठानी जी के दिमाग में क्या चलता रहता है। सुबह कपड़े खराब कर दिए और रात को जेठ जी की नापसंद की सब्जी बना दी। अजय को कुछ अजीब लगता है। उसने गौर किया कि काव्या रसोई में सिसक सिसक कर रो रही थी। वो चुपचाप खाना खाकर हाथ धोने के बहाने रसोई की तरफ गया। वहाँ काव्या को रोते देखकर पूछा, भाभी, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? आप तो भाई साहब का कितना ख्याल रखती हैं। अजय, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तो कपड़े अलग ही रखे थे और खाना भी काजल ने कहा था कुछ अलग बनाने के, ताकि जो मनोज जी को अलग लगे और अच्छा लगे। अजय के बोहे तन गई। उन्हें काजल की फितरत का थोड़ा सा अंदाजा पहले से था। अजय ने अपने मन में कहा, अच्छा, तो ये सब कुछ काजल का किया हुआ है। उसकी वजह से भाभी इतना ज्यादा परेशान है। कोई बात नहीं, अभी मामला गर्म है, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। अजय अपने आप से ये बोल रहा था और अपने कमरे में चला जाता है। किसी से कुछ नहीं कहता। अगले ही दिन सुबह परिवार की सबसे बड़ी और सख्त सदस्य नम्रता बुआ घर में आती है। नम्रता बुआ अनुशासन और अपनी तेज नजरों के लिए पूरे घर में बहुत ज्यादा फेमस थी।
आते ही उन्होंने घर का तनाव नाप लिया। मनोज ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। बुआ जी सोफे पर बैठते हुए पूछती है, मनोज बेटा, चेहरे पर अभी 12 क्यों बजे हुए हैं तुम्हारे? समय तो 9 बजे का हुआ है। और काव्या बहू, तुम इतनी डरी डरी सी क्यों लग रही हो? अरे बुआ जी क्या बताऊं, जेठानी जी ने तो घर का सारा काम ही अस्त व्यस्त करके रखा है। कल जेठ जी की सफेद शर्ट नीली कर दी और रात को। बुआ जी ने हाथ उठाकर काजल को चुप करवा दिया। मैंने बहू से पूछा है, उसके वकील से नहीं। काव्या तुम बोलो। काव्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही मनोज चिल्ला उठा, बुआ जी, इसकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। अब तो मुझे अपनी पसंद नापसंद भी इसे लिख कर देनी पड़ेगी। मनोज बस इतना कहता है और उसका गुस्सा फिर से दुगना हो जाता है। वो उसे अब वहाँ से जाना ही सही लगता है। वो जानता था कि अगर वो ज्यादा देर वहाँ पर रुका तो बात बढ़ जाएगी। काजल को लगा कि बुआ जी का आना उसके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने एक बड़ी चाल चलने की सोची। बुआ जी को केसर वाला दूध बहुत पसंद था। शाम को काजल ने काव्या से कहा, जेठानी जी, बुआ जी को दूध आप ही देकर आना, लेकिन ध्यान रखना बुआ जी को चीनी बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें शहद डालकर दूध देना, वो अपनी सेहत का ख्याल रखती है ना। जबकि सच्चाई तो ये थी कि बुआ जी को शहद से एलर्जी थी और वो चीनी ही लेती थी। काव्या भोली थी, उसने वैसा ही किया। जैसे ही बुआ जी ने दूध का घूंट भरा, उनका गला बैठने लगा, उन्हें खांसी के दौरे पड़ने लगे। मनोज और अजय दौड़ कर आए। तुम क्या चाहती हो? अब तुम बुआ जी की जान लोगी? तुम्हें कितनी बार कहा है कि कोई काम ढंग से किया करो। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया मनोज जी। बात यह है कि बस अब एक और शब्द नहीं, बहुत हो गया है तुम्हारा। अजय को पक्का यकीन हो गया था कि ये सब काव्या की गलती नहीं, बल्कि काजल की सोची समझी साजिश थी। उन्होंने चुपके से घर में लगे पुराने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करने का फैसला किया, जो मनोज ने पिछले महीने सुरक्षा के लिए लगवाई थी। लेकिन सब उसके बारे में भूल चुके थे। रात को जब सब ड्राइंग रूम में इकट्ठा थे, अजय ने अपना लैपटॉप मेज पर रखा। भाई साहब, 1 मिनट रुकिए। अजय ने गंभीर आवाज में कहा, हमें ये देखना चाहिए कि आखिर काव्या भाभी से ये मूर्खता हो कैसे रही है। अजय ने कल सुबह की फुटेज प्ले की। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि काव्या ने सफेद और रंगीन कपड़े अलग बाल्टियों में रखे थे, और जैसे ही काव्या रसोई में गई, काजल दबे पांव आई और जानबूझकर सफेद शर्ट को नीले कपड़ों वाली मशीन में डाल दिया। पूरा कमरा सन्न रह गया। मनोज की आंखें फटी की फटी रह गई। फुटेज आगे बढ़ी। शाम का सीन नजर आया, जहां काजल काव्या को आलू बैंगन बनाने के लिए उकसा रही थी और कह रही थी कि उन्हें बनाने के लिए कुछ अलग करो। अंत में दोपहर की क्लिप चली। काजल ने काव्या के कान में शहद डालने वाली बात कही। सच्चाई सामने आते ही काजल का चेहरा सफेद पड़ गया और वो हकलाने लगी। वो तो मैं बस मजाक कर रही थी। बुआ जी ने गरजते हुए कहा, ये मजाक नहीं, घर तोड़ने की सोची समझी साजिश है काजल। तूने अपनी जेठानी की सादगी का फायदा उठाया ताकि वो एक मूर्ख पत्नी साबित हो जाए और घर की सारी जिम्मेदारी तुझे मिले। मनोज को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने देखा कि काव्या अभी भी चुपचाप रो रही थी, लेकिन इस बार वो दुखी नहीं बल्कि हैरान थी। मनोज काव्या के पास गया और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि भारी दर्द था। काव्या, मुझे माफ कर दो। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था जो अपनी पत्नी की ईमानदारी को नहीं देख पाया और बाहरी बातों में आ गया। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मुझे प्लीज माफ कर दो। अजय ने काजल की ओर देखा। काजल, तुमने सिर्फ भाभी का अपमान नहीं किया बल्कि मेरा भरोसा भी तोड़ा है। अब तुम अगले 1 महीने तक घर का सारा काम अकेले करोगी और हर किसी से लिखित में माफी मांगोगी, वरना तुम अपने मायके जा सकती हो। काजल रोते हुए पैरों में गिर गई। उसने उसकी करनी का फल अब भुगत लिया था। उस रात घर में फिर से शांति लौट आई। काव्या ने पहली बार पूरे विश्वास के साथ रसोई संभाली। मनोज रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। आज क्या बन रहा है? मनोज ने धीरे से काव्या से पूछा और काव्या ये सुनकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब डर नहीं विश्वास था। आपकी पसंद के बटर पनीर और गर्मा गर्म रोटियां। मनोज ने करीब आकर कहा, आज से घर का कोई भी फैसला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हम साथ मिलकर लेंगे। और हाँ, मेरी स्मार्ट पत्नी,
अब से किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। काव्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने समझ लिया था कि घर सिर्फ काम से नहीं बल्कि आपसी भरोसे और समझदारी से चलता है। बुआ जी ने दूर से मुस्कुराते हुए देखा कि अब उनके भाई का घर सचमुच एक स्वर्ग की राह पर था। तालाब किनारे कीर्ति बैठी हुई रो रही थी। तभी वहाँ पर गांव की औरत गीता आई और बोली, क्या हुआ बिटिया, क्यों रो रही हो? मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि उन्होंने मुझे इसी तालाब से उठाया था। क्या ये बात सच है? पता नहीं बिटिया, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद उनकी कोई संतान नहीं थी, तो ये सच हो भी सकता है। तो इसका मतलब मैं एक बदकिस्मत लड़की हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, ऐसा किसने कहा? तभी वहाँ पर कीर्ति की सौतेली माँ शांति भी आ गई और बोली, अरे महारानी, 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक पानी लेकर क्यों नहीं आई है तू? और यहाँ पर क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस पानी लेकर आने ही वाली थी। चल तू घर चल, फिर तुझे बताऊंगी। ये सुनकर कीर्ति अब वहाँ से रोती हुई चली गई, जिस पर गीता ने शांति से कहा, अरे बहन, उसे प्यार से समझा दिया करो। मुझे पता है तुम उस पर बहुत अत्याचार करती हो, ये सही नहीं है। तो क्या करूं? वो मेरे लिए बदकिस्मत है और कुछ नहीं। अरे वो तुम्हारी बेटी है, ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है। मैंने तो उसे इसी तालाब से उठाया था। वो मेरी बेटी नहीं है। ये कहकर वो घर आ जाती है। घर आने के बाद उसने देखा कि कीर्ति घर का काम कर रही थी, जिसे देखकर शांति ने कहा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, गांव वालों से बात मत किया कर, पर लगता है तुझे समझ में नहीं आता। माँ, मैं किसी से बात नहीं करती, वही मुझसे बात करने आ जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बहुत बड़ा नगर था, जहाँ पर एक राजा राज किया करता था। पर राजा काफी दुखी रहता था, क्योंकि एक श्राप के कारण उसका राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। हे भगवान, मेरा बेटा किस प्रकार ठीक होगा? कोई है जो मेरे बेटे को ठीक कर पाए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा काफी ज्यादा दुखी रहता। उसने सारे वैद्य साधुओं से इस बारे में बात की, पर किसी को कुछ पता नहीं था। पता नहीं मेरा बेटा कैसे पहले जैसा हो पाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। समय के साथ कीर्ति काफी ज्यादा दुखी रहा करती, और एक दिन उसने अपने आप से कहा, अगर ये सच बात है कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ, तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। ये कहकर कीर्ति घर छोड़कर चली गई। वहाँ से आने के बाद वो इधर उधर भटकने लगी और उसी राज्य में पहुँच गई। महल आने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? मैं पड़ोस के राज्य से आई हूँ। मैं एक दुखियारी हूँ। तुम्हें क्या काम आता है? कोई काम धंधा आता है? मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। आप जो बताएंगे वो करूँगी। राजा ने कीर्ति के चेहरे पर एक तेज देखा, जिसे देख राजा का मन हुआ कि वो उसे अपने बेटे के लिए रख ले, और उसने कहा, ठीक है, तुम्हें एक मूर्ति की देखभाल करनी पड़ेगी। याद रखना, वो मूर्ति मेरा बेटा है। क्या? मूर्ति आपका बेटा है? पर ये कैसे हो सकता है? ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में पता लग जाएगी। पर कभी भी उस मूर्ति के पास जाना मत, और ध्यान रखना, अगर वो मूर्ति टूट गई ना, तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। इसके बाद कीर्ति राजकुमार की मूर्ति की रखवाली करने लगी। मूर्ति देखने में बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर कीर्ति ने कहा, अगर मूर्ति इतनी सुंदर है तो राजकुमार कितने सुंदर होंगे। पर यह मूर्ति में कैसे बदल गए? वहीं दूसरी तरफ शांति काफी ज्यादा परेशान थी। उसने कीर्ति को पूरे गांव में ढूंढा, पर उसे कीर्ति कहीं नहीं मिली। हे भगवान, ये कीर्ति कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूं? ये कहकर वो काफी ज्यादा परेशान हुई। तभी गीता से टकरा गई। गीता ने जब उसे इतना परेशान देखा तो वो कहने लगी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं कीर्ति कहाँ चली गई, मुझे तो मिल ही नहीं रही है। अरे क्या? कीर्ति घर छोड़कर चली गई? जरूर तुमने ही उस पर ज्यादा अत्याचार किया होगा, इस वजह से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अरे ऐसा ही है, तभी तो वो घर छोड़कर चली गई। मैंने तुमसे कहा था ज्यादा अत्याचार मत करना। भले ही वो तुम्हारी सौतेली थी, पर थी तो तुम्हारी बेटी ही ना। ये सुनकर शांति काफी ज्यादा दुखी हो गई और घर लौट आई। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बस आप मेरी बेटी को लौटा दीजिए। दूसरी तरफ कीर्ति मन लगाकर राजकुमार की मूर्ति की देखभाल किया करती थी, जिसे देखकर राजा काफी ज्यादा खुश थे। ये लड़की बहुत ही होशियार है। काश आज मेरे राजकुमार ठीक होते तो मैं अपने राजकुमार का विवाह इस लड़की से कर देता। तभी राजा के यहाँ एक साधु पधारे। साधु को देखकर राजा काफी खुश हुए और बोले, आइए आइए साधु महाराज, मैं तो धन्य हो गया, आप हमारे यहाँ पधारे। क्या हुआ राजकुमार को? अचानक से मुझे हिमालय से क्यों बुलाया? क्या बताऊं साधु महाराज, मेरे पुत्र श्राप के कारण एक मूर्ति में बदल गए हैं। क्या श्राप? पर किसने दिया था श्राप? एक दिन मेरा पुत्र जंगल में शिकार खेलने गया, वहां किसी ऋषि ने मेरे पुत्र को श्राप दे दिया और जब तक वो घर लौट कर आया वो मूर्ति में बदल गया, पर अब वो ठीक ही नहीं हो रहा है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे पुत्र की मूर्ति? मुझे ले चलो वहां। इसके बाद राजा साधु को मूर्ति के पास ले आए। तभी उनकी नजर कीर्ति पर गई। कीर्ति के गले में एक माला बहुत तेज चमक रही थी, जिसे देखकर साधु ने कहा, उपाय तो तुम्हारे पास ही है, तुम तो बिना फालतू में परेशान हो रहे थे। क्या उपाय हमारे पास है? पर वो क्या है, हमें तो दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे ये लड़की है, अगर तुम अपने पुत्र की शादी इस लड़की के साथ कर दो तो तुम्हारा पुत्र फिर से पहले जैसा हो जाएगा। बस शर्त ये है, ये जो लड़की माला पहने है इसे तुम्हारे पुत्र को पहननी पड़ेगी। ये सुनकर कीर्ति भी काफी हैरान हुई और बोली, पर साधु महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये माला ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि जादुई है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये माला तो मेरे जन्म से गले में है। अच्छा ऐसी बात है, शादी की तैयारी करो, मैं स्वयं शादी कराऊंगा। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हो गया और उसने शादी की तैयारी शुरू कर दी। पर कीर्ति थोड़ा परेशान थी। कीर्ति को परेशान देखकर साधु ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं नहीं साधु महाराज, कोई परेशानी नहीं है। क्या तुम ये शादी करना नहीं चाहती हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बस मैं चाहती थी कि मेरी शादी में मेरी माँ भी शामिल हो। क्या तुम्हारी माँ? कहाँ है तुम्हारी माँ? मेरी माँ दूसरे राज्य में रहती है। वो मेरी सगी नहीं है, बल्कि सौतेली है। उन्होंने मुझे तालाब के किनारे से उठाया था। अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है, मैं राजा से इस बारे में बात करूंगा। ये सुनकर अब साधु वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर कीर्ति खुश होकर तैयार होने लगी। तभी राजा भी तैयारी में लगा था। तभी साधु ने राजा से कहा, महाराज, कीर्ति चाहती है उसकी माँ को बुलाया जाए। क्या माँ? पर वो तो बता रही थी कि वो एक दुखियारी और लाचार है, उसका कोई नहीं है। वो उसकी सौतेली माँ है, शायद उसी से दुखी होकर वो भाग गई हो, पर अब वो चाहती है उसकी माँ भी शामिल हो। ठीक है, हम उसकी माँ को बुलाने के लिए सैनिकों को भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति काफी ज्यादा दुखी बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आए और बोले, महाराज ने आपको बुलाया है। ये सुनकर शांति काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, पर महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? ये तो हमें नहीं पता, आप चलिए तभी पता लगेगा। शांति को काफी ज्यादा डर लग रहा था और उसने अब अपने आप से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कीर्ति ने मेरी शिकायत कर दी हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? मुझे इनके साथ जाना तो पड़ेगा ही। ये कहकर शांति दुखी होकर सैनिकों के साथ चली गई। जब वो महल पहुंची तो उसने देखा वहाँ पर शादी हो रही थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई।
अरे यहाँ पर किसकी शादी हो रही है? और जब उसने देखा कि कीर्ति की शादी राजकुमार की मूर्ति से हो रही थी तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे ये तो कीर्ति है, पर ये राजकुमार की मूर्ति से शादी क्यों कर रही है? आखिर ये सब क्या है? तभी साधु ने कहा, कीर्ति, तुम वो माला राजकुमार को पहनाओ। ये सुनकर कीर्ति ने वो माला उतारी और राजकुमार को पहना दी, जिससे राजकुमार अपने असली रूप में आ गए, जिसे देखकर राजा काफी खुश हुए। मेरा बेटा असली रूप में आ गया। वहीं अपने आप को असली रूप में देखकर राजकुमार भी काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने कीर्ति का धन्यवाद करते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे मेरा असली रूप वापस दे दिया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब तो आप मेरे पति हैं। आखिरकार ये विवाह संपन्न हुआ महाराज, और आपके पुत्र आपको वापस मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। अगर आज आप नहीं होते तो मैं अपने पुत्र को कभी भी वापस नहीं पा पाता। तभी कीर्ति ने अपनी माँ शांति को देखा और कहा, माँ आप आ गई? हाँ कीर्ति, तू कहाँ चली गई थी? मैं यहीं पर थी माँ। इसके बाद कीर्ति ने शांति को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर शांति ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, मैं वो सारी बातें भूल चुकी हूँ। अब आप भी भूल जाइए और आराम से रहिए। ये सुनकर शांति काफी खुश हुई और अब वो सभी बहुत खुश थे। कीर्ति अब आराम से महल में रह रही थी।